नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी की आज जयंती है। आज पूरा देश स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को याद कर नमन कर रहा है। लता मंगेशकर का जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उन्होंने अपनी गायकी से देश के साथ साथ दुनिया में भी लोगों का दिल जीता है। लता मंगेशकर को गायकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती के मौके पर आज सभी राजनेता लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वर कोकिला को याद कर नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। संगीत और लता जी एक दूसरे के पूरक हैं। उनके गायन में संगीत की शक्ति महसूस होती है। उनके स्वरों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिव्यतम अभिव्यक्ति है। संस्कृति कला जगत उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भेंट की। बता दें कि संगीत की दुनिया की शान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 में लता की झोली में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आया। इसके साथ ही 1999 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। लता जी यहाँ भी नहीं रुकी और 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इन सारे अवार्ड्स के अलावा लता को राजीव गांधी पुरस्कार, एनटीआर पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट, जीत सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और फिर 6 फरवरी 2022 की तारीख संगीत प्रेमियों के लिए काला दिन लेकर आई। इस दिन सुर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कहा था। उन्होंने 6 फरवरी को मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी। आज अमर शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती है। सारा देश शहीद आजम भगत सिंह को आज उनकी 115वीं जयंती पर याद कर रहा है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी 115वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट की है। भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की आज 115वीं जयंती पर सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के पंजाब में स्थित लालपुर के बांगा गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र महज 23 वर्ष थी। उनकी शहादत के बाद देशवासियों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महान क्रांतिकारी मां भारती के अमर सपूत भगत सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने त्याग, संघर्ष और बलिदान की जो गाथा लिखी है वह युग युगांतर तक देश की सेवा की प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आध्यात्मिक पर्यटन में उत्तर प्रदेश को दुनिया में सबसे धनी बताया। उन्होंने कहा कि पर्यटन न केवल जीवन में परिवर्तन का माध्यम है बल्कि जीने की नई विधा का भी प्रस्तुत करता है। इस दौरान विश्व पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारने की कार्य योजना भी सीएम योगी ने साझा की। उन्होंने कहा कि पर्यटन में ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रयास होगा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाए। सरकार इसके लिए निजी ऑपरेटर्स को प्रोत्साहित करेगी। विश्व पर्यटन दिवस पर योगी राजबाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार हो, इसलिए पर्यटन की सभी संभावनाओं को सामने लाने की आवश्यकता है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा से वहां आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बनेगा। पर्यटन स्थल को हम इस ढंग से विकसित करें कि वहां पर जनरेटर भी न चले, वहां सोलर लाइट की भी व्यवस्था हो। साथ ही कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उस क्षेत्र के विद्युतीकरण की व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिक टूरिज्म में जितना धनी उत्तर प्रदेश है उतना दूसरा कोई नहीं है। समारोह के दौरान सीएम ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित A to Z पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को किट देकर अग्रणी पर्यटन उद्यमियों को सम्मानित किया गया। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है। और अगर कहा जाए तो यह जीवन को जीने की एक नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए इनके इस फील्ड की उन संभावनाओं को टटोलने और उसके माध्यम से
प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह और उमंग की भावनाओं का संचार करने की दृष्टि से पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आज हम सबको सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इसकी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। हम सब जानते हैं कि इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जो हमने पहले भी कहा, अगर आप भारत की दृष्टि से या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे, इसमें दो प्रकार की टूरिज्म के दो प्रकार हम सबको देखने को मिलते हैं। एक है जो परंपरागत रूप से धार्मिक दृष्टि से लोग आते थे, श्रद्धालु हैं, वे हर वर्ष आते हैं मंदिरों में, धाम में दर्शन करने, गंगा स्नान करने, पूरा एक इकोसिस्टम उनका साथ चलता है। और दूसरे हैं जो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, एक रुचि होती है, वे परिवार के साथ वे भी आते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और उससे ज्ञानवर्धन भी होता है। ये दो पक्ष भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे आज के समय में पर्यटन की इतनी विधाएं जन्म ले चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का जितना सघन और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहां के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहां से निकले हैं। अब याद करिए 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 12 नए एयरपोर्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जहां पर वायु सेवा, आप गोरखपुर में, गोरखपुर वासी जान सकते हैं 2017 के पहले एक फ्लाइट कभी कभी आती थी, साल में 6 महीने चल पाती थी, और आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं। देश के हर प्रमुख नगर के लिए गोरखपुर से फ्लाइट है। ट्रेन की अच्छी सुविधा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गोरखपुर में आकर के शुभारंभ किया था। कितनी हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास की आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन आपने देखी होगी गोरखपुर से, जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चल रही है। अच्छी बसेस चल रही हैं। इन सभी क्षेत्रों में को विकसित करने के लिए जो अनंत संभावना है हमारे पास, वाटरवे का है। अभी मैं देख रहा था रामगढ़ ताल में क्रूज का संचालन बहुत शीघ्र होने जा रहा है। मैंने कल यहां पे प्रशासन से कहा है कि क्या यह हो सकता है जिस पर हमें कार्य किए जाने की, इतना बड़ा झील है हमारे पास, प्राकृतिक झील है, इस प्राकृतिक झील में हम सी प्लेन उतारे और सी प्लेन उतार करके गोरखपुर से कोई भी आए, एक फ्लोटिंग जेटी लगे, फ्लोटिंग जेटी के माध्यम से हम लोग वहां पे पैसेंजर उतारें और फिर वहां से पैसेंजर को वहीं से बिठा करके फिर यहीं से प्लेन अपना उड़ान भर करके कहीं भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष 22 जनवरी को होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े समारोह में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं और ताकि समारोह को बेहद भव्य बनाया जा सके। इस समारोह में देश भर से बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है और करीब एक दिन में 75,000 लोग आसानी से राम मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां भी की जा रही हैं, जहां भारी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही एक दिन में करीब 75,000 लोगों के आसानी से दर्शन करने का इंतजाम भी किया गया है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी से राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद सालों से इंतजार कर रहे राम भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 160 खंबे लगाए गए हैं।
एक व्यक्ति को दर्शन करने के लिए करीब 15 से 20 सेकंड का समय मिल पाएगा, पर उन्हें संतोष इसलिए होगा क्योंकि वे मंदिर में भी वहां तक पहुंचने के दौरान कई स्थलों और मंडपों से होकर गुजरेंगे। मंदिर निर्माण पर अब तक 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है और ऐसा अनुमान है कि पूरे मंदिर और परिसर के निर्माण में लगभग 1700 से 1800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंदिर के पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो साधु संत इस विधा में निपुण हैं, उन लोगों की राय से यह प्रारंभ किया जाएगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।